Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you the organizers for giving me the opportunity to present a presentation on the role of transfusion of various products in the management of dengue fever. I have nothing to declare. These are the learning objectives. I will be covering all these topics under the heading of the role of transfusion in the dengue management. थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी आप लोगों को. एज वी ऑल नो कि डेंगू जो है एक वायरल फीवर है एंड इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ मॉस्किटो. पिछले साल का जो डाटा है उसमें तकरीबन 14 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड डायग्नोज हुए थे विद द डेंगू और उसमें 9,000 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी. अच्छा, डेंगू जो है एंडेमिक है. इनिशियली सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में रिपोर्ट हुआ था कोई 25-30 साल पहले एंड ग्रेजुअली इट हैज़ नाउ इनकम्पास द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कराची की अगर हम बात करें तो कराची में भी डेंगू हर साल आता है और काफ़ी शिद्दत के साथ आता है. रीज़न भी ये पिछले साल की स्टडी मैंने इसमें 5 ईयर्स स्टडी है जो शेयर की है और उसमें कराची में इतना प्रेवलेंट होने की वजह यह है कि आपकी जो यहाँ की आजकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारी जो लिविंग कंडीशन है, और सबसे बड़ी बात कि कराची का जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है, दैट इज़ फेवरिंग द ब्रीडिंग ऑफ दी एडीज मॉस्किटो. टायर शॉप्स पे इस तरह से टाइल्स पड़े होते हैं, उसमें पानी जमा होता है. ये तो कराची में आम बात है, रोड्स पे पानी जमा होना, चाहे वो साफ हो चाहे वो गंदा हो. इसीलिए हमारे पास डेंगू एंड मलेरिया बोथ आर वेरी कॉमन. सिमिलरली प्लांट्स के अराउंड बकेट्स में पानी का ठहरना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डेंगू के मच्छर को ब्रीड करने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. अच्छा, अब हम बात करते हैं जो क्लिनिकल कोर्स है हमारा डेंगू का. इसका डालना इसलिए ज़रूरी था, इसका बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि जो आगे जो मैनेजमेंट डिस्कस होगी स्पेशली स्पेसिफिक टू द ट्रांसफ्यूजन्स, उसमें हमें ये समझना ज़रूरी है. अच्छा, डेंगू के जब मॉस्किटो बाइट होती है, एक्सपोजर के बाद से तकरीबन 7 से 14 दिन का पीरियड जो है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड. उसमें सिर्फ वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है और मल्टीपल अदर WBCs को इन्फेक्ट कर रहा होता है. उसकी वजह से उस टाइम पीरियड में पेशेंट इज़ टोटली एसिम्प्टोमेटिक. तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई फीवर नहीं होता है. जब इंक्यूबेशन पीरियड एंड करता है तो हम वहाँ से डे 1 काउंट करते हैं. यहाँ पे पेशेंट स्पाइक करना शुरू करता है, हाई ग्रेड फीवर 103-104 का फीवर आता है. अलॉन्ग विद दैट बॉडी एक्स, हेडेक, जॉइंट पेन्स, वीकनेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, कुछ पेशेंट्स को डायरिया भी होता है. ये जो फेज है तकरीबन 2 से 3 दिन रहता है. पेशेंट रिपीटेडली स्पाइक्स के साथ आपके पास या तो ER में आ रहा होता है या समटाइम्स डिहाइड्रेटेड होता है तो आप उसको एडमिट भी करते हैं. फ्रॉम द डे 4 या डे 3 के बाद से पेशेंट एफेब्राइल होना शुरू होता है, जिसमें जो फैमिली होती है वो साइड ऑफ रिलीफ लेती है कि चलो जी बुखार तो उतरा. लेकिन ये फेज़ होता है क्रिटिकल फेज़. क्रिटिकल फेज़ क्यों होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं. और विद इन 2 to 3 days इफ द पेशेंट रिमेन स्टेबल तो आपकी रिकवरी फेज़ आ जाती है. दिस इज़ अनदर वेरी गुड पिक्चर जो मैंने इंटरनेट से ही लिया, लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है, यस, ये वाला पार्ट आपका इंक्यूबेशन फेज है. ठीक है, यहाँ से हम काउंट करेंगे कि डे 1 पे फीवर ने स्पाइक करना शुरू किया. ठीक है, 103-104 का फीवर जा रहा है. ये दूसरे और तीसरे दिन तक सिमिलर कंडीशन रहती है अलॉन्ग विद द बॉडी एक्स. अच्छा, इस टाइम पीरियड पे पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर के अलावा डिहाइड्रेशन के साथ आ सकता है. इस वक्त CDC में कोई ख़ास चेंजेस पहले 3 दिन में नहीं होती हैं. प्लेटलेट्स भी नॉर्मल होते हैं, हेमाटोक्रिट भी नॉर्मल होते हैं, CD इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल. और अगर हम देखें तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा डेंगू NS1 पॉजिटिव आता है. एंड इफ़ यू गेट द सीरोलॉजी डन एट दिस टाइम तो आप डेंगू मिस कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई यू शुड बी नोइंग एग्जैक्टली कि आपने कौन सा टेस्ट किस वक्त कराना है. डेंगू NS1 कब कराना है, सीरोलॉजी कब कराना है. देन कम्स द सेकेंड फेज जो कि हमारा क्रिटिकल फेज था. अब बात करते हैं कि क्रिटिकल फेज क्यों है. ठीक है, यहाँ पे फीवर तो आपका कम होना शुरू हो गया, लेकिन फीवर जब कम हुआ तो वायरस ने इन्फेक्ट तो कर दिए थे सेल्स. अब साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, आपके इम्यून डिसरेगुलेशन होना शुरू होती है. जो साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं वो यस, ये पिक्चर देखें,
यहाँ से कैपिलरी डैमेज होना शुरू होती है, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कैपिलरी के, दे गेट डैमेज और प्लाज्मा लीकेज शुरू होती है. दिस इज द रीजन कि आपका हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू होता है. ठीक है, हेमाटोक्रिट क्यों बढ़ता है? उसका रीजन ये होता है कि जो आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है वो डिप्लीट हो रहा है. तो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो हेमाटोक्रिट ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है और फिर बढ़ते सबसाइड हो जाए. यहाँ एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपकी बढ़ती है तो डेंगू सीरोलॉजी यहाँ पे आपकी पॉजिटिव आना शुरू होती है और यहाँ पे वेरी हाई टीटर मिल जाएंगे आपको. अच्छा, इस फेज के बाद इफ द पेशेंट रिमेन स्टेबल तो आपके प्लेटलेट काउंट स्लोली ग्रेजुअली डे 7 के ऊपर रिकवर होना शुरू होता है. हेमाटोक्रिट भी ग्रेजुअली टेपर डाउन होना शुरू हो जाता है. नाउ व्हाट आर द हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस इन द डेंगू? ठीक है, सबसे पहले बात हमने कर ली कि हेमाटोक्रिट इंक्रीज हो जाता है. क्यों हो जाता है वो भी हमने बात कर ली कि जी प्लाज्मा लीकेज होती है, डिफरेंट साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से. देन कम्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के वेरियस रीजंस हैं. जो अर्ली फेज है डेंगू का उसमें डायरेक्ट सप्रेशन होती है मैरो की. जहाँ वायरीमिया की हम बात कर रहे थे तो वायरस जो है वो डायरेक्ट मैरो को सप्रेस कर रहा होता है, उसकी वजह से आपकी प्लेटलेट प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है. तो प्लेटलेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एडिक्वेटली. सेकेंड फेज में जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो डिस्ट्रक्शन करना शुरू हो जाती है. एंड इन द थर्ड उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेटिव डिस्ट्रक्शन भी होती है. एंड इफ गॉड फॉरबिड इफ द पेशेंट लैंड्स इन DIC तो फिर कंजम्पशन शुरू हो जाती है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज मल्टीफैक्टोरियल इन डेंगू. फिर आता है ल्यूकोपेनिया. न्यूट्रोपेनिया ऑल्दो नॉट वेरी प्रोफाउंड लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग. समटाइम्स द क्लिनिशियंस दे गेट कंफ्यूज विद टाइफॉइड, बट डेंगू में न्यूट्रोपेनिया यूजुअली मॉडरेट होता है बट इट इज़ देयर. फिर आ जाती है कोगुलोपैथी. कोगुलोपैथी डेंगू में अर्ली फेजेस में मिलती है. माइल्डली डिरेंज्ड PTAPTT मिल सकता है. फिब्रिन जो है वो रिड्यूस होता है लेकिन इट इज़ नॉट टू दैट एक्सटेंट कि पेशेंट सिम्टोमेटिकली ब्लीड करे. एंड टॉकिंग अबाउट डेंगू फीवर जिसमें पेशेंट स्टेबल होता है, जो आपका मेजॉरिटी चंक प्रोड्यूस करता है. अब बात करते हैं कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जिसमें ब्लीडिंग है या चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकते हैं. ठीक है, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ डेंगू हमें पता है 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. एक डेंगू फीवर होगा जिसमें सिर्फ हाई ग्रेड फीवर होता है, जो टिपिकल केस होता है. फीवर के साथ आएगा पेशेंट, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, रैश होगा और पेशेंट अल्टीमेटली विद इन अ वीक रिकवर हो जाता है. दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, पेशेंट ब्लीड करता है आपके पास. ठीक है, एंड द थर्ड इज डेंगू शॉक सिंड्रोम. बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम आपका ब्लड प्रेशर लो होता है एंड पेशेंट गोज इनटू द शॉक और आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है. ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस डेंगू में क्यों होती है? वैस्कुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोगुलोपैथी एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन. प्लेटलेट डिसफंक्शन क्यों होता है? समटाइम्स स्पेशली इन डेंगू हेमरेजिक फीवर काउंट्स आर नॉट दैट लो लेकिन पेशेंट स्टिल ब्लीड्स. क्यों? इसलिए कि प्लेटलेट से एक चीज़ रिलीज होती है जैसे हम कहते हैं ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन में हेल्प आउट करते हैं. तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के कुछ पेशेंट्स में इसकी ADP की जो रिलीज है वो उस पर इफेक्ट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्लेटलेट्स that are in the body of the patient they are dysfunctional, so then the patient can bleed. अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें रिस्क ऑफ मेजर ब्लीडिंग है. बात कर ली हमने कि जो हेमरेजिक फीवर्स, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो शॉक है वो प्रोलॉन्ग हो गया है. इसीलिए डेंगू की मैनेजमेंट में जो एक पंच लाइन है वो ये है कि जी आपने पेशेंट को शॉक में नहीं जाने देना है. जहाँ शॉक में गया ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुआ, पेशेंट कैन ब्लीड एंड फिर वो आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी. मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, पेशेंट ऑन एब्सेंस किसी वजह से वो ऑलरेडी लेता था या आपको पता नहीं था, आपने उसको वैसे ही जोड़ों के दर्द के लिए, बुखार के लिए कोई ब्रूफेन दे दी, ठीक है, और उसको घर पे दे दिया, वो वापस भी नहीं आया, वो लेता रहा, तो दैट पेशेंट कैन ब्लीड. प्री एग्जिस्टिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, कोई बहुत ही बुजुर्ग खातून है, हजरत हैं, कोमॉर्ब्स हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, दीज आर दोज पेशेंट्स जो कि आपके पास आए. इसी तरह कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे कोई कार्डियक पेशेंट है, ऑलरेडी है, उसको डेंगू हो गया, तो ही और शी इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट फॉर ब्लीडिंग. अच्छा, अब बात आ जाते हैं ट्रांसफ्यूजन्स के ऊपर. ठीक है, देखिए हमने बात की कि इसमें सारे सिस्टम्स हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं. ऑल्दो मेजॉरिटी केसेस वी डोंट गेट द कॉम्प्लिकेशंस बट स्टिल
प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तकरीबन हर पेशेंट में होता है, ठीक है, ऑफ वेरियस एक्सटेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड वेरी सीवियर भी होता है। अच्छा, सबसे बड़ा कंसर्न जो कि नॉट ओनली फॉर द फिजिशियंस बट पेशेंट्स के लिए भी होता है कि जी जब उनके अटेंडेंट आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब प्लेटेड लगा दें, डॉक्टर साहब प्लेटेड लगा दें, 30,000 हो गए तो ब्लीड करते हैं, नॉर्मल तो 1.5 लाख होते हैं। ये बड़ा जो डेंगू के पेशेंट्स को डील करते हैं वो सब ये इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। तो डेंगू में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में वैसे भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन 2 तरह की होगी। एक तो होती है थेरेप्यूटिक, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ठीक है, जस्टिफाइड है। दूसरा होता है प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक मीन्स कि पेशेंट आपका ब्लीड नहीं कर रहा है लेकिन उसके काउंट ड्रॉप करें। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि किसी पेशेंट के प्लेटलेट कम है, ही इज़ नॉट ब्लीडिंग, he has no risk factors, he is stable, vitally stable, and you are transfusing platelets just कि प्लेटलेट कम है? Is it justified? No, it is not. इस पर मल्टीपल लिटरेचर रिव्यू है, सिस्टमिक वो हैं रिव्यू आर्टिकल्स हैं, मेटा एनालिसिस है, दे ऑल गो, और जो गाइडलाइंस हैं दे ऑल गो विद द थिंग के आपने अवॉइड करना है। 2009 की WHO की गाइडलाइन और BCSH की 2011 की गाइडलाइंस, वो सब क्या कहती हैं कि अगर पेशेंट के अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और ही स्टेबल एंड देयर इज नो ब्लीडिंग तो प्लेटलेट लेस देन 10,000 का प्रोफिलेक्टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। पहले कुछ गाइडलाइंस में 20,000 का कट ऑफ था, ये और लो डाउन कर दिया, क्योंकि अगर हम देखें तो हम ल्यूकीमियाज में, आइप्लास्टिक में जो क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं हम उनसे पूछें कि हमारी गाइडलाइंस हमें मना करती हैं कि 20,000 पे ml का पेशेंट स्टेबल है, वाई शुड आई ट्रांसफ्यूज, और वो ब्लीड नहीं करते। सो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें प्लेटलेट जब भी डेंगू आता है, प्लेटलेट हो गया, पैक्सल हो गया, उस पर एक पूरे शहर, पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाती है, ठीक है। और जो लोग ब्लड बैंक से वाबस्ता हैं या SBTA है तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसको टैकल करना कितना मुश्किल होता है। दिस इज़ वेरी गुड टेबल जो मैंने इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, जहाँ से मैंने ली है, कोई गाइडलाइन नहीं है बट इट इज़ अ आर्टिकल जो बेसिकली इंडिया की एक उनकी कोई कमेटी है उन्होंने शेयर की, बट दिस इज़ वेरी, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको फॉलो करें तो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि अगर ब्लीडिंग स्कोर यानी आपका ना होने के बराबर है, 0 है, 1 है, पिटिकल पे हेमरेजेस हैं और लेस देन 10,000 है, पेशेंट स्टेबल है, कोई मेजर रिस्क नहीं, तो आप उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 10,000 से ऊपर के कट ऑफ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज यूजली अवॉइडेबल, ठीक है। इसी तरह मैनो वगैरह तो हम देखें अवॉइड ही करते हैं, वैसे भी कोई वो नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें उन सब के कट ऑफ भी दिए हैं। येस, इफ़ द पेशेंट इज ब्लीडिंग तो फिर आपका कट ऑफ चेंज हो जाता है। समटाइम्स पेशेंट ब्लीड कर रहे हैं, कट ऑफ भले आपका 30, आप उस वक्त पेशेंट का काउंट 30,000, इफ द पेशेंट इज ब्लीडिंग यू हैव टू मैनेज एज पर द कंडीशन एंड यू हैव टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स। अच्छा, अब भाई सवाल ये होता है कि प्लेटलेट लगा दो, बात खत्म, घर वाले भी तसल्ली से हो जाएंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। तो क्यों, why we are saying या why the guidelines are saying to avoid transfusion reactions, ठीक है। हज़ारों के करीब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो पाइलअप हो जाती हैं, ठीक है। आपने प्लेटलेट लगा दिया, उसने काम तो उस वक्त का ही करना है। देखिए जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, वो ये कहते हैं कि जिनको आपने प्लेटलेट लगाए और वो ग्रुप जिसको आपने प्लेटलेट नहीं लगाए उनका रिकवरी टाइम सेम था, उनके कोमॉर्ब्स एज सच कम नहीं हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो कि स्टेबल पेशेंट्स थे, जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी और उनको सिर्फ आपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से प्लेटलेट लगा दिया, ना उनकी रिकवरी पे कोई इफेक्ट है, ना उसके ऊपर उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं, तो दोनों का आउटकम सेम रहता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की मैं बात कर रही थी। देखें फिब्राइल रिएक्शंस आर वेरी कॉमन, एलर्जिक रिएक्शंस आर वेरी कॉमन, ट्रॉली वेरी सीवियर, वेरी डेडली, और जब डेंगू आता है तो हर किस्म के सेटअप में ट्रीट हो रहा होता है, ठीक है। किसी छोटे सेटअप में ट्रीट हुआ, कोई ऐसा रिएक्शन हो गया जो शायद बंदा डेंगू से ना मरे लेकिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से ही कैन पास अवे। SBTA की वजह से मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो गई कि अब पेशेंट्स को भी और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एट द सेम पेज एक वेबसाइट पे आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कौन सी ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पे, तो आपको एटलीस्ट सेफ ब्लड वहाँ से अवेलेबल होगा। लेकिन स्टिल थ्रू आउट द वर्ल्ड 100% सेफ्टी विद एनी ब्लड प्रोडक्ट कहीं से भी कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, ठीक है।
तो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन। दूसरा, फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन। एवरी ईयर मेगा यूनिट की प्राइस पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है, किस महंगी है, जो है तो है। दूसरा ये कि इन्वेंट्री इशूज़, ब्लड बैंक्स लिटरली स्ट्रगल टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ प्लेटलेट्स ड्यूरिंग द स्पाइक ऑफ डेंगू। तीसरी चीज़ ये कि एफिकेसी ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, बात वही होगी कि क्या इतने इफेक्टिव हैं कि मैं लगाऊं, क्या पेशेंट को इतना बेनिफिट दे रहा है। प्लेटलेट इंक्रीमेंट इज ट्रांजिएंट। जो प्लेटलेट आपने लगाया, अगर आज आपने उसको 15,000 पे लगाया है प्लेटलेट, वो आप 6 घंटे के बाद चेक करेंगे, वो वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम डे टू डे अपने पे प्लेटेड इफेक्टिवनेस डेवलप हो जाती है, एलर्नाइजेशन डेवलप हो जाती है। तो प्लेटेड काउंट की रिकवरी भी ट्रांजिएंट ही होती है। एट द एंड वो उसी टाइम पे रिकवर करते हैं जब उसकी नेचुरल साइकिल खत्म होती है। अच्छा, कमिंग टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइफ सेविंग इन सम केसेस। कब? जब आपको पता चल रहा है कि पेशेंट मैसिवली ब्लीड कर रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन करनी है। अच्छा, एक चीज़ जो ब्लड से या पैक्सेल से रिलेटेड मैं कहूँगी कि कब लगाना है, उसके लिए हेमाटोक्रिट की मॉनिटरिंग को सजेस्ट किया जाता है कि अगर हेमाटोक्रिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके साथ में वाइटल साइंस भी अनस्टेबल हो रहे हैं, बीपी ड्रॉप कर रहा है, टैकीकार्डिक हो रहा है, एसिडोसिस में जा रहा है, इस वक्त आप सस्पेक्ट करेंगे कि ये कहीं ब्लीड कर रहा है पेशेंट, मे बी इंटरनली, मे बी एक्सटर्नली, जो कि ऑब्वियस है। तो उस वक्त आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है, और वो भी फ्रेश पैक्सेल देना है विद रेट ऑफ 5 to 10 ml per kg पे। होल ब्लड भी दे सकते हैं, बट आप ब्लड दें कोई या पैक्सेल दें, की पे ना आए कि फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट ना जाए। क्योंकि देखें, डेंगू में एक जो बहुत सारी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर हमें नज़र रखनी होती है कि पेशेंट ओवरलोड में ना चला जाए, थोड़ी स्पेसिंग हो रही होती है इसमें। तीसरी चीज़ ये है कि अच्छा, अगर हेमाटोक्रिट डिक्रीज हुआ है लेकिन वाइटल साइंस नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, तो फिर आपको ब्लड लगाने की सच नीड नहीं। हेमाटोक्रिट भले लो है, लेकिन आप आईवी फ्लूइड्स को लो करें। क्यों? क्योंकि रिकवरी फेज है, फ्लूइड जो आपका थर्ड स्पेसिंग में गया था वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हेमाटोक्रिट उसकी वजह से वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पीटी और एपीटीपी इनिशियल फेज में माइल्डली डिरेंज होते हैं, बट यूजली देर इज नो ब्लीड, और ये बहुत वेल कंपनसेटेड होता है, तो इसमें यूजली किसी किस्म की प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है, कोगुलोपैथी साथ में है, आपने बेसिक कोगुलेशन प्रोफाइल पेशेंट में करानी है बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग प्लेटलेट और एफएफपीज, ठीक है, तो आप एफएफपी और सीपी दे सकते हैं, अदरवाइज देर इज नो इंडिकेशन। प्रिवेंटिव एफएफपी ट्रांसफ्यूजन पे गाइडलाइंस कहती हैं, प्रिवेंटिव यानी प्रोफिलेक्टिक, आपने डेंगू हेमरेजिक फीवर का पेशेंट है, वो ब्लीड करके खत्म हो गया, लेकिन अब आप फिर से वो सोच रहे हैं कि ये ब्लीड ना कर जाए दोबारा, तो उसके लिए गाइडलाइन से अवॉइड। क्यों? क्योंकि थर्ड स्पेसिंग का खतरा होता है। Recombinant factor 7 a very magical drug, but it is still given in uncontrolled bleeding. जो भी डिफरेंट लॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी जहाँ हम यूज़ करते हैं, नॉट एज स्टैंडर्ड ऑफ केयर एट द बेस लाइन, लेकिन जहाँ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी इंक्लूडिंग डेंगू, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। सो व्हाट टू अवॉइड इन डेंगू? एनसेट्स, पैरासिटामॉल। अच्छा, पैनाडोल लिख के इवन इन हॉस्पिटल्स हम भी देख रहे होते हैं कि जो जूनियर्स हैं उन्होंने लिख दी, वो चले जानी है। SGPT या ट्रांसअमाइनेटिस इसमें बहुत कॉमन है, तकरीबन हर पेशेंट में हमारा SGPT यूज होता है 3 times 4 times। तो पैरासिटामॉल जो है, अगर फीवर नहीं है, या तो आप उसको SOS पे कंट्रोल करके रखें, अगर 3 times से ज़्यादा है तो उसको कॉशियसली यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं डेंगू में, अनलेस अनटिल कि कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। प्रोफिलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन, अगेन देयर इज नो रोल ऑफ प्रोफिलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता है। आईएम इंजेक्शंस ऑफ कोर्स आपने अवॉइड करना है। What to do? Early recognition and prevention of shock is the key to treatment. अब वो कैसे होगी कि आपने IV फ्लूइड को बहुत मेटिकुलसली देना है, ना बहुत ओवरडोज करें, ना बहुत ही अंडरडोज। पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, आप उसको अच्छे से IV फ्लूइड्स देंगे, लेकिन उसको मॉनिटर करते हुए, उसकी थर्ड स्पेसिस को, उसके चेस्ट को बार बार मॉनिटर करते हुए कि पेशेंट को कोई थर्ड स्पेसिंग ना हो। और सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ हेमाटोक्रिट IV थेरेपी के साथ आप करें तो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है और मॉर्बिडिटीज़ भी कम हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।